नमस्कार, अभिवादन। रेवेडल क्लास में आज क्लास 12 फिजिक्स में एक नया चैप्टर हम आरंभ करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यवर्ती धारा। प्रत्यवर्ती धारा की अगर मैं बात करूं तो प्रत्यवर्ती धारा से पहले डिस्क्ट धारा की मैं चर्चा करूंगा। डिस्क्ट धारा मीन्स डायरेक्ट करंट। अभी आपने सेल पढ़ा विद्युत परिपथ में, बैटरी पढ़ी, तो सेल या बैटरी से जो वोल्टेज जो धारा प्राप्त होती है, अगर उस धारा और समय के बीच ग्राफ खींचूं तो वह सरल रेखा के टाइप में प्राप्त होगी, मतलब घटती बढ़ती नहीं है, वो हमेशा एक दिशा में रहती है। यानी सेल या बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा या वोल्टेज समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। परिवर्तित मतलब आना जाना, जैसे कह रहे हैं कहीं पर हम गए आए फिर गए फिर आए फिर गए फिर आए, एक आवृत्ति वाली बात आ गई, तो इसकी आवृत्ति 0 होती है कुल मिलाकर। यानी वह धारा जिसके लिए आवृत्ति 0 हो डिस्क्ट धारा कहलाती है। अब आती है प्रत्यवर्ती धारा, किसे कहते हैं फिर? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं वह धारा जिसका मान, जिसका परिमाण और जिसकी दिशा समय के साथ साथ बदलती रहे। अगर मैं ऊपर को धारा लूं और एक तरफ को एक्स अक्ष पर समय लूं और उनके भी ग्राफ खींचूं, तब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि देखो पहले धारा का मान बढ़ता है, अधिकतम होता है और फिर घटने लगता है, 0 हो जाता है और फिर विपरीत दिशा में बढ़ता है, फिर बढ़ता अधिकतम होता है और फिर 0 हो जाता है, और यही प्रोसेस चलता रहता है। तो इसे वैसे बोलते तो हम साइन वेव हैं, साइन कर्व हैं, और इस प्रकार की धारा को प्रत्यवर्ती धारा कहा जाता है। यानी ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ साथ बदलते रहते हैं तथा एक निश्चित अंतराल के बाद उसी परिमाण से अपना चक्कर आरंभ करते हैं। देखो एक चक्कर पूरा हुआ ना, फिर उसी से अपना फिर से आगे का काम शुरू कर दिया, और यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तब इस धारा को हम कहते हैं प्रत्यवर्ती धारा। मैंने बोला था कि एक निश्चित समय के बाद धारा अधिकतम हो गई। मान लिया धारा का अधिकतम मान I0 है, धारा का अधिकतम मान, धारा का शिखर मान, ये सब I0 है। तो I और I0 किसी समय t पर, अगर मान लीजिए ये टाइम t है और मैं कहना चाहता हूँ कि t टाइम पर धारा कितनी है, तो यहाँ फॉर्मूला होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा t। क्लियर? तो I0 कौन है? धारा का शिखर मान। I क्या है? t समय पर धारा। ओमेगा क्या है? धारा की कोणीय आवृत्ति। क्लियर? तो आगे अगर मैं चलूं, अब ये तो आपने पढ़ा ही था पहले से एक टॉपिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में। मैंने ही आपको बताया था कि जब किसी धारावाही कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि कुंडली से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बदलती है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से एक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और अगर कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तब उस कुंडली में धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। अब ये प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति कैसे होती है? आज जितने उपकरण आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सब इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगर आप इसे ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। एक हमने कुंडली ली और उस कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत किसी अक्ष के परितः नियत कोणीय चाल से घुमाया। एक जगह कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र था, वहाँ एक कुंडली हमने ली और उस कुंडली को, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी भी अक्ष में उसे घुमाया, एक नियत आवृत्ति से घुमाया। तो जब कम या ज़्यादा होने लगता है क्या? चुंबकीय फ्लक्स, जब वो घूमेगी तो क्या होगा? अपेक्षित गति तो हो रही है, और अपेक्षित गति हो रही है तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम ज़्यादा होने लगेगी। तो जब कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम ज़्यादा होने लगेगी तो जो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो भी कम ज़्यादा होने लगेगा, और जब वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली से जुड़ा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, और उसके कारण परिपथ में धारा भी बहेगी, और वो धारा भी उसी के अनुसार परिवर्तित होने लगती है। क्लियर? अब देखो मैंने बताया कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो समय के साथ साथ बदलती है, और इस प्रकार बदलती है जैसे साइन कर्व में हो। और ये फॉर्मूले लगते हैं E बराबर E0 साइन ओमेगा t। E0 का मान आपने पढ़ा होगा NBA ओमेगा, जहाँ N कुंडली में चक्रों की संख्या है, B चुंबकीय क्षेत्र है, A क्षेत्रफल है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। क्लियर? अब आता है तात क्षणिक मान। तात क्षणिक मान का मतलब ये है यहाँ पर
चलिए भाई, ये तो एक आपने साइन कर्व बताया कि भाई प्रतिवर्ती धारा इस प्रकार मूव करती है, समय और धारा के बीच इस प्रकार का ग्राफ होता है। अब बताइए, इस समय पर जहाँ समय 0 है, धारा का मान 0 है, ठीक। इस बिंदु पर अगर मैं चाहूँ कि 1 सेकंड पर, 1 सेकंड इधर यहाँ तक का समय है कि भाई 1 सेकंड पर कितना धारा है, तो आप धारा यहाँ नाप लेंगे। भाई इस बिंदु पर जो धारा आएगी ना, इतनी ये धारा है। तो किसी भी बिंदु पर धारा का मान, किसी भी समय धारा कितनी है, धारा के उस मान को हम उसका तात्क्षणिक मान, तात्कालिक मान कहते हैं। किसी भी क्षण मापे गए या लिए गए प्रतिवर्ती धारा के मान को, चाहे वह धारा के रूप में हो या वोल्टेज के रूप में हो, इसे प्रतिवर्ती धारा का क्रमशः तात्कालिक धारा या तात्कालिक वोल्टेज कहते हैं। क्लियर? शिखर मान, जब प्रतिवर्ती धारा अपना एक पूरा चक्कर करती है तो एक पूरे चक्कर के दौरान प्रतिवर्ती धारा 2 बार अधिकतम होती है, एक बार पॉजिटिव दिशा में, एक बार उसकी विपरीत दिशा में। धारा के जो जितना अधिकतम मान होता है उसे ही धारा का शिखर मान, धारा की पीक वैल्यू, धारा का महत्तम मान और शिखर मान, महत्तम मान, उच्चिष्ट मान, उसे I0 से व्यक्त करते हैं। और I और I0 में संबंध अभी आपने बताया, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल। पॉइंट 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को ओमेगा कहते हैं, ये बी है। 10 वर्ग सेमी क्षेत्रफल है, 10 वर्ग सेमी, और 10 वर्ग सेमी का मतलब होता है 10 गुणा 10 की घात -4 वर्ग मीटर। आयताकार कुंडली 20 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से, 20 रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा हो गया, 20 रेडियन पर सेकंड, उत्पन्न अधिकतम विद्युत वाहक बल कितना होगा? अधिकतम विद्युत वाहक बल को E0 से व्यक्त करते हैं और E0 का मान होता है E0 बराबर NBA ओमेगा। वैल्यू पुट की, आंसर आया इतने वोल्ट। आगे मैं इसमें चलता हूं। प्रतिवर्ती धारा का औसत मान, औसत किसे कहते हैं? आपसे पूछा गया कि भाई आप कितनी रोटी खाते हैं, आप क्या कहेंगे? एकदम कह देंगे 4 रोटी खाता हूं। किसी दिन 4 खाते हैं, किसी दिन 3 खाते हैं, किसी दिन 2 खाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपने एक एवरेज लगा लिया, अपना एक आंकड़ा लगा लिया, यार एक दिन में 2 खाई थी, सोमवार को, मंगल को ये खाई थी, बुध को ये खाई थी, सबको जोड़कर दिनों की संख्या से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। प्रतिवर्ती धारा अपने एक पूर्ण चक्कर में, देखो एक पूरा चक्कर है, अगर मैं पूरे चक्कर की बात करूं तो ये पूरा चक्कर है, ये एक पूरे चक्कर में 2 बार तो अधिकतम हो रही है और 2 बार 0 हो रही है ना। और जितना एक धनात्मक दिशा में है आधा चक्कर में, उतना ही विपरीत दिशा में जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसके औसत की बात करो तो औसत कैसे निकलेगा और औसत कितना होगा? अगर पूरे चक्कर की बात करें तो पूरे चक्कर में धारा का औसत मान 0 होगा। भाई एक आधे चक्कर में जितना है, उल्टे चक्कर में उतना ही ऊपर हो रहा है, तो पूरे चक्कर के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। जब धारामापी को प्रतिवर्ती धारा के परिपथ में जोड़ा जाता है तो धारामापी का जो पॉइंटर है वो 0 शो करेगा, क्योंकि चक्कर बहुत तेज है। भाई अगर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की लाइट आपके घर में आ रही है, 50 हर्ट्ज का मतलब जान रहे हो? 1 सेकंड में 50 चक्कर। अब एक हमारी दृष्टि तो इतनी तेज नहीं है ना, उसे नाप सकेगी, तो 50 बार या 100 बार अधिकतम एक चक्कर में हो रही, 2 बार 0 है ना, तो क्या होगा? 1 सेकंड में 100 बार पकड़ नहीं पाएंगे। तो जब किसी प्रतिवर्ती परिपथ में एक सिंपल धारामापी हम लगाते हैं तो धारामापी हमेशा शून्य विक्षेप दिखाता है और एक पूरे चक्कर में धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अगर आधे चक्कर के लिए आएगा तो आधे चक्कर के लिए धारा का औसत मान होता है 2I0 बटे पाई। कितना होगा? 2I0 बटे पाई। आधे चक्कर के लिए प्रतिवर्ती वोल्टेज का औसत मान V एवरेज वो होता है 2V0 बटे पाई। याद कर लीजिएगा इसे। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पर, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा? अब ये वर्ग माध्य मूल मान, एक नया शब्द यहाँ आता है, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, अब मान लिया एक जगह धारा I1 है किसी समय, दूसरी समय धारा I2 है, तीसरी समय धारा I3 है ना, और मुझे इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है।
तो वर्ग माध्यम मूल मान का मतलब है इन तीनों का वर्ग करूंगा, वर्ग करने के बाद औसत निकालेंगे, औसत निकालने के बाद उसका वर्गमूल लूंगा, तब ये वर्ग माध्यम मूल मान आएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक। परंतु किसी भी पूरे चक्र के लिए जो धारा का शिखर मान होता है वो हमेशा वर्ग माध्यम मूल मान का √2 गुना होता है। धारा का शिखर मान की तरह ही वोल्टेज का शिखर मान, किसी भी स्थान पर अगर कोई धारा का शिखर मान जो है वोल्टेज का शिखर मान वोल्टेज के वर्ग माध्यम मूल मान का √2 गुना होता है। विद्युत वाहक बल का भी शिखर मान विद्युत वाहक बल के वर्ग माध्यम मूल मान का √2 गुना होता है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। किसी प्रतिवर्ती परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्यम मूल मान 220 वोल्ट है, वर्ग माध्यम मूल मान यानी 220 वोल्ट है। इसका शिखर मान क्या होगा? V0 बराबर √2 VRMS, वैल्यू पुट की आंसर आ गया, ठीक। अब ये तो सिंपल एक आपको समझ में आया, पर इसमें कहा किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा का शीर्ष मान जो है वो √2 एम्पियर है, या √2 है लिखा हुआ, √2 एम्पियर है शिखर मान। शीर्ष मान, महत्तम मान, उच्चिष्ट मान, ये जो भी शब्द आएंगे जिसमें बड़ा बड़ा दिखता हो तो वो हमेशा शीर्ष मान I0 है, √2 एम्पियर। वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात करो, तो ये हुआ वर्ग माध्यम मूल मान IRMS बराबर 1 एम्पियर। बहुत सिंपल। एक और देखिएगा, शब्दों का फेर है थोड़ा सा, आंसर आसान है। ये कहा एक प्रतिवर्ती परिपथ में 8 एम्पियर धारा बह रही है, धारा बह रही है 8 एम्पियर। तो जो चीज़ बहती है, जो चीज़ मापी जाती है वो हमेशा वर्ग माध्यम मूल मान होगा। ये शिखर मान नहीं है, ये IRMS है 8 एम्पियर। अगर कोई ये कहता है एक प्रतिवर्ती परिपथ में 10 एम्पियर धारा बह रही है तो 10 एम्पियर शिखर मान नहीं है, वर्ग माध्यम मूल मान। ये कहता है कि 10 एम्पियर धारा मापी जाती है, वर्ग माध्यम मूल मान। शिखर मान के लिए क्या शब्द आएंगे? शिखर मान, उच्चिष्ट मान, महत्तम मान, ऐसे शब्द। I0 ज्ञात करना है, I0 बराबर √2 IRMS, और I0 की वैल्यू आ गई। कहा था आधे और पूरे चक्कर के लिए औसत मान, पूरे चक्कर के लिए औसत मान हमेशा 0 होगा, और आधे चक्कर के लिए औसत मान I एवरेज बराबर 2I0 बटे पाई, वैल्यू पुट की और आंसर मेरा आया, ठीक। आगे चलते हैं। एक उपकरण प्रतिवर्ती परिपथ विभव को 20 वोल्ट मापता है, पढ़ता है ना, तो वो 20 वोल्ट क्या होगा? वर्ग माध्यम मूल मान VRMS बराबर 20 वोल्ट। उसका शिखर मान और वर्ग माध्यम मूल मान, आधे और पूरे चक्कर के लिए औसत मान V0 √2 VRMS, वैल्यू पुट की। पूरे चक्कर के लिए औसत मान 0 होगा, और आधे चक्कर के लिए औसत मान हमेशा की तरह 2V0 बटे पाई होगा, वैल्यू हम पुट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। एक प्रतिवर्ती विभव, ये एक इक्वेशन दे रखी है, E बराबर 240 √2 sin 300 पाई t। आगे सवाल पढ़ो या ना पढ़ो, पहले इनकी तुलना कर लो। E बराबर E0 sin ω t, E की जगह E है, बराबर की जगह बराबर है, E0 की जगह 240 √2 है, ये रहा। साइन की जगह साइन है, पाई की t की जगह t है, और ओमेगा की जगह 300 पाई है, ओमेगा की जगह 300 पाई है। अब देखते हैं वो क्या पूछता है। उसने पूछा वर्ग माध्यम मूल मान और आवृत्ति ज्ञात करो। E0 बराबर √2 ERMS होता है, तब ERMS बराबर E0 बटे √2, 240 √2 बटे √2, 240 वोल्ट। ओमेगा बराबर 2 पाई n, पाई से पाई कैंसिल होगा, और n की वैल्यू 150 हर्ज आंसर आया। यानी इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर वाले, ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं आपको। एक और मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया, धारा के ऊपर लिया इस बार एक धारा की समीकरण दे रखी है। मैंने क्या कहा, जब इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो इक्वेशन के नीचे इक्वेशन लिखो उसी टाइप की, तुलना कर दो, आधा सवाल हल हो जाएगा। तुलना की I बराबर I0 sin ω t प्लस 5 से। I0 की जगह 4 है, 4 एम्पियर। आगे साइन की जगह साइन, t की जगह t, ओमेगा की जगह 100 पाई, ओमेगा की जगह 2 पाई n लगाया, 100 पाई, पाई से पाई कटेगा, और n बराबर 50 हर्ज मेरा आंसर आ गया। उसने आवर्तकाल पूछा था, आवर्तकाल किसे कहते हैं? 1 बटे n को, 1 बटे 50 को, यानी 0.02 सेकेंड इसका आंसर आया। एक और इक्वेशन है बिल्कुल सेम। तो इस प्रकार आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन आप इसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अब देखिएगा, आज मैं कुछ परिपथ की बात करूंगा आपसे।
देखो ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में दो लाइन के बीच ग्राफ, इधर को तो ओमेगा टी है, ऊपर को मैंने धारा और वोल्टेज ली है। ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज का है, प्रत्यवर्ती वोल्टेज और समय के बीच परिपथ के लिए, और ये जो दूसरा है ये धारा के लिए है। इस ग्राफ से क्या बात स्पष्ट हो रही है आपको? इस ग्राफ से स्पष्ट ये हो रही है जहाँ पर वोल्टेज अधिकतम है वहाँ पर धारा अधिकतम है। ये जहाँ पर वोल्टेज जीरो धारा जीरो, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, दोनों साथ साथ घटते हैं, फिर साथ जीरो होते हैं, फिर विपरीत दिशा में बढ़ते, फिर जीरो होते हैं, फिर बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों समान कला में हैं, V और I। V और I समान कला में होने का मतलब ये होता है कि विभवांतर और प्रत्यवर्ती धारा दोनों समान कला में हैं। समान कला का अर्थ है दोनों साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। आपने देखा होगा कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त पर परेड होती है तो जितने जवान हैं उनके सबके पैर एक साथ उठते हैं, एक साथ गिरते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ गिरते हैं, एक साथ ऊंचाई पे जाते हैं बराबर, एक साथ फिर जीरो पे धरातल पर आते हैं। उनको हम कहेंगे कि वहाँ उनके बीच कालांतर जीरो है। डिस्ट धारा परिपथ में समय के साथ वोल्टेज और धारा साथ साथ ही अधिकतम और साथ साथ ही न्यूनतम होते हैं। प्रतिवर्ती परिपथ में ऐसा हो कोई जरूरी नहीं, परंतु अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि विभवांतर और धारा के बीच कलांतर जीरो है, या तो कहेंगे कलांतर जीरो है, या शब्द यूज करेंगे दोनों समान कला में हैं। कला का मतलब क्या है? कला का मतलब तो यही है ना कि समय के साथ साथ किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। अब आप देखो, जब किसी परिपथ में आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली प्रवाहित धारा एक साथ महत्तम मान प्राप्त होता करती है और एक साथ साथ ही जीरो आती है, तब वे समान कला में कहे जाते हैं। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, ये समान कला में है। समान कला में कब होता है? तीन प्रकार के एलिमेंट यहाँ हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। आर प्रतिरोध, कुंडली और संधारित्र, ये तीनों आप पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध आप पढ़ चुके हैं, कुंडली आप पढ़ चुके हैं और संधारित्र आप पढ़ चुके हैं। अगर किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा है, परिपथ में ना कुंडली है ना संधारित्र है, केवल प्रतिरोध लगा है, तो इस प्रकार के परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों, विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होते हैं, उनके बीच कलांतर जीरो होता है। अगर परिपथ में L लगा है, कौन? L प्रेरक कुंडली लगी है, तो याद रखना वोल्टेज हमेशा अग्रगामी होगा। वोल्टेज आगे आगे चलेगा और धारा पीछे पीछे चलेगी। और कितने डिग्री चलेगी? 90 डिग्री। पूरा चक्र 360 का होता है, आधा चक्र 180 का और चौथाई चक्र 90 डिग्री का। तो यानी यहाँ मैं कहूँगा कि वोल्टेज धारा से, विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। 90 डिग्री क्या होती है? अग्रगामी, यानी वोल्टेज आगे चलेगी और धारा पीछे चलेगी। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? जहाँ संधारित्र लगा है, अगर किसी परिपथ में केवल संधारित्र लगा है, ना आर है ना एल है, तब क्या होगा? वहाँ धारा आगे होगी, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, या कहोगे वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे होगी, है ना, पश्चिमगामी होगी। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के परिपथ को मैं यूज करूँगा। आज पहला परिपथ लेता हूँ, आर परिपथ। एक प्रत्यवर्ती स्रोत है और उस प्रत्यवर्ती स्रोत के साथ, ये स्रोत प्रत्यवर्ती स्रोत है, इनके साथ मैंने एक प्रतिरोध लगाया, तो क्या कंडीशन होने वाली है? आर लगाया तो जब केवल परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध होता है, तब परिपथ में प्रवाहित धारा और परिपथ के बीच विभवांतर के बीच कलांतर शून्य होता है। वो दोनों समान कला में होते हैं। अगर इक्वेशन की बात आती है तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिखा जाता है। और अगर ग्राफ से दिखाना है तो ये ग्राफ इस प्रकार बनाओगे, ये वोल्टेज है और ये धारा है, दोनों साथ साथ जीरो हुए, अधिकतम हुए, फिर जीरो हुए, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम हुए, फिर जीरो, पर हम साथ साथ हैं। यानी जब हम साथ साथ हैं का नाम मैं सुनता हूँ तो मुझे याद आता है कि आर परिपथ, परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा है। एक एल परिपथ, एल परिपथ में जब केवल परिपथ में प्रेरक होता है, जब परिपथ में केवल प्रेरक होता है तो क्या होगा? विभवांतर धारा से 90 डिग्री आगे होती है, विभवांतर धारा से 90 डिग्री फॉरवर्ड होता है। ये विभवांतर है, ऊपर वाली लाइन ये रेड कलर से, और ये ब्लू कलर से जो है ये करंट है, ये करंट है और ये विभवांतर है। ठीक, इसमें आप एक काम और कहेंगे, जब परिपथ में धारा बहती है तो केवल प्रतिरोध जो आता है ना, चालक तार,
उसका तो अवरोध लगाता ही है, यह कुंडली भी अवरोध लगाती है। जब किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में धारा बहती है तो प्रेरकत्व द्वारा जितना अवरोध लगता है, कुंडली द्वारा जितना अवरोध लगता है, उसे उस कुंडली का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात। और प्रेरण प्रतिघात को एक्सएल से व्यक्त करते हैं। एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल। ओमेगा का मान लगा सकता हूँ 2πN_L। अगर डिस्ट धारा की बात हम करें कि एक क्वेश्चन आता है कि किसी परिपथ में डिस्ट स्रोत लगा है, उसके साथ एक कुंडली जोड़ दी जाती है, प्रेरण प्रतिघात का मान कितना होगा या कुंडली द्वारा लगे अवरोध का मान कितना होगा, तो डिस्ट धारा के लिए आवृत्ति 0 होती है। एक्सएल का मान अभी आपको सामने सिद्ध किया 2πN_L, आवृत्ति 0 लगाई तो एक्सएल 0 होता है। यानी कुंडली डिस्ट धारा परिपथ में कार्य नहीं करती है, उसके लिए कार्य करेगी क्या? उसका प्रतिरोध 0 होगा, लगेगा तो, है ना। अब आगे चलते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल छोटा सा मैंने लिया। यहाँ पर मैंने बोला एक कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी है, प्रेरकत्व होता है L और L बराबर 1 हेनरी है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति, N बराबर 50 हर्ट्ज। प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। प्रेरण प्रतिघात का मान होता है एक्सएल बराबर होगा ओमेगा एल। ओमेगा की जगह 2πN_L, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, एन की जगह अगर नहीं दे रखा होता तो 1 लगाते, पर उसमें कहा उसने 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, सॉरी 1 नहीं लगाते, जितनी आवृत्ति होगी वो लगाएंगे। तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो एन की जगह 50, एल की जगह 1, एक्सएल का मात्रक ओम होगा। एक्सएल कुछ और थोड़ी है, ये सर्फ एक्सएल नहीं है। एक्सएल का मतलब है कुंडली के कारण धारा के मार्ग में लगा अवरोध। आगे चलते हैं। अब एक सी परिपथ है। अगर किसी केवल परिपथ में केवल संधायित्र लगा है, एक परिपथ बना के दिखाता हूँ, ये एक प्रतिवर्ती स्रोत और केवल संधायित्र लगा है, तो ऐसे परिपथ में धारा विभवांतर से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। आर वाले में क्या बताया? कलांतर 0। एल वाले में कौन? विभवांतर आगे। और सी वाले में कौन? धारा आगे। और कितनी आगे? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन होता है? ये होता है 90 डिग्री, ये डिस्टेंस। क्लियर? अब आगे अगर मैं चलता हूं, यहां पर संधारित्र द्वारा भी प्रत्यवर्ती परिपथ में धारा के मार्ग में अवरोध लगता है। किसी संधारित्र द्वारा प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। XC से व्यक्त करते हैं, C सफिक्स है, और XC का मान होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू यहाँ भी 2πN ही होगी, क्योंकि ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, तो XC का मान हो सकता है 1/2πNC। अगर डिस्ट धारा की बात हम करते हैं तो डिस्ट धारा के लिए आवृत्ति 0 होती है और प्रतिरोध अनंत, है ना। प्रतिरोध क्या होगा? अनंत। यानी डिस्ट धारा परिपथ में संधायित्र कार्य नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा अवरोध लगा देगा, धारा बहने की नहीं। भाई प्रतिरोध ही अनंत हो गया। प्रतिरोध अनंत का मतलब क्या है? धारा बह ही नहीं सकती। LR परिपथ आज का टॉपिक मेरा। देखो, पहले मैंने R परिपथ की बात की, फिर L की बात की, C की बात की, अब मैं LR परिपथ की बात करता हूँ। एक ये प्रत्यवर्ती परिपथ लिया, ये स्रोत है, और स्रोत के श्रेणी क्रम में एक L जोड़ा है, एक R जोड़ा है। L मतलब कुंडली, R मतलब कोई चालक तार। यहाँ से धारा चलती है स्रोत के कारण, और मान लिया L के सिरों के बीच विभवांतर VL है और R के सिरों के बीच विभवांतर VR है। ठीक, L के कारण धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध लगता है उसे XL कहते हैं, और R का तो R कहेंगे ही कहेंगे। R के सिरों पर विभवांतर जो होगा वो VR होगा IR के बराबर, और L के सिरों पर विभवांतर होगा VL बराबर होगा IXL के बराबर होगा। अब अगर मैं ग्राफ को दिखाऊं तो R वाले परिपथ में धारा और विभवांतर साथ साथ होते हैं, आपको पता है। R वाले परिपथ में R के कारण विभवांतर और धारा के बीच कलांतर 0 होता है और दोनों समान कला में होते हैं। समान कला में होने का मतलब है कि जो धारा की दिशा है वही दिशा VR की है। अगर मैं ग्राफ की तरफ प्रेजेंट करूं तब L वाले परिपथ में विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। L वाले परिपथ में 90 डिग्री का लिया मैंने ग्राफ बनाने के लिए, और VL धारा के ऊपर लंबवत खींच दिया। अब मुझे इन दोनों का परिणामी कैलकुलेट करना है।
दो वेक्टर क्वांटिटी का परिणामी कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों बिंदुओं पर लंब खींचेंगे, जहां कटान होगा उसे मिलाएंगे, ये परिणामी होगा। और ये परिणामी कैसे कैलकुलेट होगा? ये VL है तो ये भी VL होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, अब आप देखते हैं, ये आप देखो V स्क्वायर इजकल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। V स्क्वायर इजकल टू VR की जगह IR का होल स्क्वायर प्लस IXL का होल स्क्वायर। V स्क्वायर इजकल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर। I स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, I को V के नीचे ले जाता हूँ, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, तो V बटे I को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। एक नया शब्द आपके जीवन में आज आया, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। ये प्रतिबाधा किसे कहते हैं? किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के मार्ग में लगे कुल अवरोध को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। कुल अवरोध मतलब इस परिपथ की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें दो अवयव लगे हैं, प्रतिरोध और प्रेरकत्व। प्रतिरोध भी अवरोध लगाता है और प्रेरकत्व भी अवरोध लगाता है। इन दोनों के कारण मिलकर जितना अवरोध लगेगा उसे परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे। कुल मिलाकर परिभाषा को लिखेंगे, किसी परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के मार्ग में लगे कुल अवरोध को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, यानी V बटे I को Z कहेंगे और Z बराबर आया √R का वर्ग प्लस XL का वर्ग। ठीक, अगर मैं V और I के बीच कलांतर की बात करूं, देखिए कलांतर यहां से आप देख सकते हैं, ये फाई है कलांतर, ये VL है। tan फाई की वैल्यू क्या होगी? tan किसे कहते हैं? tan कहते हैं लंब बटे आधार को। यहां से tan फाई की वैल्यू होगी VL बटे VR। VL का मान होगा, अभी आपको सामने मैंने बताया था, VL का मान होगा IXL और VR का मान होगा IR। ये दोनों कट जाएंगे आपस में और यहाँ पर IXL बटे IR और XL बटे R यहाँ पर आया। इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और ये आज का जो LR सर्किट है, इसके बाद में LCR सर्किट, LR, LC, CR इन सर्किट की बात करूँगा। धन्यवाद।